नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज़ देख रहे हैं और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, तो ये एमपीपीसीएस के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है और डॉक्टर अम्बेडकर आपको मालूम है कि बहुत फेमस थे। तो इनका ईयर ऑफ बर्थ सिंपल एक फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो आप इसे करिए, अगर नहीं आता तो आप इसको गलत मत करिए, अगर नेगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम में तो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वी है। 1891 में इनकी बर्थ थी और 1956 में इनकी डेथ हो गई थी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन जो है कर लिया है। दैट वाज इजी क्वेश्चन। देखिए इनकी जो बर्थ डेट है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की वो 14 अप्रैल 1891 है और 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हो गई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो ये देखिए राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले एग्ज़ाम में पूछा गया है, इन विच ईयर वाज जन गण मन अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथेम ऑफ इंडिया। ठीक है, जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब माना गया था? तो ये 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था एज नेशनल एंथेम। ठीक है, 24 जनवरी 1950 इसकी डेट है कि भाई 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जन गण मन को एज नेशनल एंथेम ऑफ इंडिया अडॉप्ट करा था। ठीक है, और इसमें देखो लिखा हुआ है 52 सेकेंड्स लगते हैं, वो तो हमें मालूम ही है, एक और फैक्चुअल चीज़ है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम पढ़ते हैं। ये भी एक इजी और फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए ये भी एमपीपीसीएस में पूछा गया है। स्टेट एम्ब्लेम वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। स्टेट एम्ब्लेम जो अशोका का जो पिलर था उसकी बात हो रही है। तो ये हमारा 26 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट करा था स्टेट एम्ब्लेम। और स्टेट एम्ब्लेम कहाँ से लिया गया है? वो आया है आपका सारनाथ वाराणसी में, जो अशोका का स्तंभ है, अशोका पिलर, वहाँ से इसको लिया गया है स्टेट एम्ब्लेम को। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये जो स्टेट एम्ब्लेम है ये मतलब बहुत लंबी इसकी हिस्ट्री है और कल्चर से बिल्कुल ये रूटेड है। ठीक है, देखो ये आईएएस के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, द डिस्कशंस इन दी थर्ड राउंड टेबल कॉन। इसमें देखिए दो स्टेटमेंट हैं। ये देखिए एक नई टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें कि दो स्टेटमेंट आपको दी होती हैं। ये यूपीएससी का स्पेसिफिक है कि मतलब ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, आप ये मान करके चलिए इसको। ठीक है, इसमें दो स्टेटमेंट दे रखी होंगी। ठीक है, दो स्टेटमेंट में से पूछा जाएगा करेक्ट कौन सी है, या फिर कई बार पूछा जाता है कि इनकरेक्ट कौन सी है ना। तो इसमें ऑप्शंस होंगे 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड बोथ 1 एंड 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। अब इसमें क्या है कि ये थोड़ी सी भी जो है कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे 1935 ये स्टेटमेंट सही है मान लो, है ना, तो 19 इसको गलत करने के लिए 1938 लिख देंगे। अब आपको इन दोनों स्टेटमेंट में सब कुछ आता होगा और कंफर्म होगा तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। अदरवाइज़ इसमें क्या है कि आईएएस के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, तो आपका जो है नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम हटाते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। द डिस्कशंस इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो मसौदा तैयार हुआ था वहीं से एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था 1935 एक्ट का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके बाद में है सेकंड स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन की बात करी थी, ये स्टेटमेंट यहाँ तक सही है। टू बी बेस्ड ऑन अ यूनियन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड 1 प्रिंसली स्टेट्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगी, हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगर इन्होंने यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज किया होता कि इनकरेक्ट पूछ लिया होता कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, तो यहाँ पर हम जो है आंसर कर देते। हमारा देखो आंसर क्या हो जाता, हमारा आंसर चेंज होकर के इन दैट केस अगर हमारा क्वेश्चन ये रहता तो हमारा आंसर ये हो जाता डी, नाइदर 1 नॉर 2। ओके, अब हम चलते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया, सी था आपका। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कशंस हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की जो है आधारशिला बनी थी उससे। और ये जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है लंदन में हुई थी 1932 में, और कांग्रेस ने देखो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, है ना। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये देखिए यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन,
और ये देखो असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, मतलब एक स्टेटमेंट दे रखी होती है जिसको असर्शन बोलते हैं और एक आर स्टेटमेंट दे रखी होती है जिसको रीजनिंग बोलते हैं। मतलब माना जाता है कि जो असर्शन है ये हुआ, इसका कारण क्या था, ठीक है। फिर उसमें 4 तरीके की हमको स्टेटमेंट दी जाती हैं कि भाई ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि इसी की वजह से हुआ था। दूसरा होता है कि ए एंड आर ट्रू लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा होता है कि ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स, ठीक है। चौथा होता है ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू। तो जितना बोथ 1 एंड 2, 1 ओनली 2 ओनली 1 एंड 2 नाइदर 1 नॉर 2 वाले जितना स्टेट में जितना जो क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट होता है, ये जो वाला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग वाला उतना ही ईजी होता है। आप क्या है कि आप बस ये पता लगा लो कि आर गलत है ए गलत है, आपका आंसर यहीं से बन गया, आपको चारों में कोई वो नहीं करना है। अगर दोनों सही है तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई रीजन सही है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज़ ऑफ द कंट्री। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारे आर्टिकल्स हैं, दुनिया भर की सारी बातें हैं, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। प्लस एक खास बात क्या है कि भाई अगर कोई भविष्य में नई चीज़ इमर्ज होकर के आती है, जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पर मोबाइल नहीं था, ठीक है, उस टाइम पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं था। बाद में क्या हुआ कि जब आया तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और इन चीज़ों को हमने उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, प्लस नई ज़रूरतें जो पड़ती हैं उनको भी इंक्लूड करने के लिए उसमें अमेंडमेंट के प्रोविजंस हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा क्या है, इट इज़ नोन और कॉल्ड एज द अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इसे इस सेंस में बोलते हैं क्योंकि हमने जो है दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो ड्राफ्ट हैं उसमें हमने जो उन चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है जो और कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखी हुई हैं, तो उस सेंस में इसको अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। लेकिन क्या ये इसकी वजह से है कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है क्योंकि ये अडॉप्टेड है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी यूनिक फीचर्स हैं कि भाई उसमें अमेंडमेंट का प्रोविज़न है, उसमें सारी चीज़ों को डिटेल में लाया गया है। इसलिए नहीं कि अडॉप्टेड है, बल्कि इसलिए कि अपने आप में ब्रॉड है और ब्रॉड माइंडसेट वाला है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो गलत होगी, बोथ ए एंड आर ट्रू, ये तो देखो सही है दोनों, है ना, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से इसका आंसर हमने बताया था आपको बी हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वही सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, वो आपको समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। देखो ये एमपी के पीसीएस में पूछा गया है, एमपी पीसीएस में डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर 15 ईयर्स वॉज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाई। देखो एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है कि भाई हमारे यहाँ एडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब जितने भी लोग एडल्ट्स हैं वो सारे के सारे वोट दे पाएंगे, ठीक है, राइट टू वोट इन सबको दिया गया है। पहले क्या था कि 1947 से पहले या 1950 से पहले की हम बात करें तो एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं हुआ करती थी, सब लोगों को वोट देने के अधिकार प्राप्त नहीं थे। उसमें क्या है कि कौन कौन वोट दे सकता है इसके लिए क्वालिफिकेशन था कि आपके पास में एजुकेशन के बेसिस पे था कि भाई आप इतने एजुकेटेड हो तो आप वोट दे सकते हो, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे था कि हाँ भाई आप 4 गांव के चौधरी हो तो आप वोट दे सकते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें थी। मतलब कि सब लोग वोट नहीं दे सकते थे, महिलाओं के पास में और अदर कम्युनिटीज़ के पास में लिमिटेड वोटिंग राइट्स थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया, हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, तब जो है बात हुई कि भाई एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, भाई सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए, जो भी समझदार व्यक्ति हैं 18 वर्ष से ऊपर या फिर 21 वर्ष से ऊपर जिनकी उम्र है। तो डॉक्टर ये थे आपके मौलाना आज़ाद थे। मौलाना आज़ाद का ऐसा सोचना था कि हमारे देश की जनता भी थोड़ी सी कम समझदार है, कम पढ़ी लिखी है, 15 साल में हम जो है इनको आगे बढ़ा लें पढ़ा लें, तब ये जो है समझदारी से वोट दे पाएंगे। इसलिए 15 साल तक जो है जैसा सिस्टम चल रहा है लिमिटेड फ्रेंचाइजी वाला वैसा ही करा जाए। लेकिन बाकी जो लोग थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये तो नहीं चलेगा, भाई समझदार है या नहीं है उनको अपना राजा चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरीके से ये एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है विद इमीडिएट इफेक्ट इम्प्लीमेंट हो गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हमने आपको बता ही दिया था, सी डॉक्टर इनका मौलाना आज़ाद हैं ये, ठीक है, जो कि डिफरमेंट करना चाह रहे थे उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यूपीपीसीएस में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, जो मैंने आपको भी बताया था कि ये रिलेटिवली इजी होते हैं। अगर इन दोनों में से आपको पता चल जाए कोई भी एक गलत है तो फिर आपका बहुत आसान हो जाता है आंसर। देखते हैं असर्शन क्या दे रखा है इसमें,
इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है भाई, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। इंडिया हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा ये और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला बचा या फिर ये वाला बचा, इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो क्या ये इसका कारण है, देखते हैं। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि इंडिया का अपना संविधान है, नहीं। देखो कई सारे जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप ब्रिटेन की बात करें, ठीक है, ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सही बात है। लेकिन क्या ब्रिटेन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है? ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में है ही नहीं, तो आप उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलो नहीं बोलो क्या बोलोगे। आप बात करें ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनकी की कॉन्स्टिट्यूशन हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, जो जैसे कि आपके जो कई सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो आपके जो है डेमोक्रेटिक नहीं है, तो लेकिन उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती है। तो हमारा जो आंसर है, ये आंसर नहीं हो सकता, हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी ये वाला आंसर नहीं हो सकता करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बल्कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर हमें बी दे रखा है। आपकी समझ में आई गया, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो वॉच करके आप लोग देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। Who amongst the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India? देखो तो इसमें हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी एंड महात्मा गांधी। मतलब इन चारों में से किसने ये कहा था कि देश की आज़ादी के बाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है INC, इसको एज अ पॉलिटिकल पार्टी हटा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ख़त्म कर दिया गया, उसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी हटा देना चाहिए। क्योंकि भाई मेनली क्या था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो देश को आज़ाद करने के लिए बनाई गई थी, आज़ादी के बाद इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बनाई गई थी। ठीक है, तो इसमें महात्मा गांधी थे जिन्होंने ऐसा सजेशन दिया था कि भाई आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए, उसको डिसबैंड कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है, क्योंकि गांधी जी का और बाकी लोगों का और फिर इनफैक्ट जो कांग्रेस की फाउंडेशन थी, बिल्कुल ऐसा था कि वो जो है देश को आज़ाद कराना ही उसका उद्देश्य था। भाई आज़ाद हो गई तो उसका उद्देश्य खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात थी, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था, हमें ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसके बाद में ये क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन BPSC में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देश जब आज़ाद हो रहा था, देश का जब विभाजन हो रहा था, उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका आंसर है JB कृपलानी। JB कृपलानी जी उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसका आंसर ए है। देन आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन UPPCS के एग्ज़ाम में देखिए ये पूछा गया है, इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशंस, दिस व्यू इज़ क्रेडिटेड टू। देखो बहुत सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। ठीक है, तो ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी किसने दी है, इन्होंने आइवर जेनिंग्स ने दी है। आइवर जेनिंग्स ने कहा था, इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशंस, कि माइनॉरिटीज़ को जो है उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया जितना कि उनको मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आइवर जेनिंग्स ने ये बात कही थी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जहाँ पर भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।